हाय। आज हम जानने की कोशिश करते हैं डिफेमेशन यानी मानहानि क्या है। एक गरीब व्यक्ति से लेके एक बड़े से बड़े व्यक्ति तक उसकी इज्जत उसके लिए बहुत ही मायने रखती है। कहा भी गया है कि व्यक्ति को अपनी इज्जत बनाने में बरसों लग जाते हैं और इज्जत गंवाने में एक क्षण ही काफी होता है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपनी प्रतिष्ठा, इज्जत, ख्याति और सामाजिक जो सोशल रेस्पेक्ट जो है, उसको किसी भी तरह से ठेस पहुंचने से बचा सके। और साथ ही अगर कोई व्यक्ति उसकी इज्जत और शोहरत के साथ खिलवाड़ करता है, तो उसको ये अधिकार प्राप्त है अंडर आईपीसी सेक्शन 499 और सेक्शन 500 कि वो उस व्यक्ति के विरुद्ध एक मामला कोर्ट में दर्ज करा सके और न्याय पा सके और इसके लिए कंपनसेशन भी ले सके। किसी भी व्यक्ति की बेइज्जती करना, समाज में उसको नीचा दिखाने की कोशिश करना, उस पर कोई झूठा आरोप लगाना, झूठा कहना, बेईमान कहना, उसे गाली देना आदि मानहानि के केस के अंदर आते हैं और उसके लिए आरोप लगाने वाला व्यक्ति अपराधी की श्रेणी में आ जाता है और उसे मानहानि कानून के अंतर्गत उसको सजा दिलवाई जा सकती है। उससे एक कंपनसेशन क्लेम किया जा सकता है ताकि वो भविष्य में कोई भी व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह की चेष्टा ना कर सके। बहुत बार हम बिना सोचे समझे किसी व्यक्ति को कुछ भी कह देते हैं, लेकिन हमारे द्वारा बिना सोचे समझे कहा गया एक-एक वाक्य और हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। मानहानि का जो उससे संबंधित जो धाराएँ हैं वो आईपीसी सेक्शन 499 से लेके 500 तक हैं। उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं कि किन-किन केसेज़ में आपके वो मानहानि का केस नहीं लगेगा। कुछ बातें बताई गई हैं जिसमें ये लिखा गया है कि किन-किन केसेज़ में आपको मानहानि का आपके विरुद्ध जो भी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की मानहानि करता है, उसके विरुद्ध किन-किन केसेज़ में मानहानि का मुकदमा दायर किया जा सकता है। ये दोनों तरीके के मुकदमे दायर हो सकते हैं, क्रिमिनल भी हो सकते हैं और सिविल नेचर के भी हो सकते हैं। तो लेट अस सी दिस इन Bear Act. What does our Bear Act say about this? जो डिफेमेशन है, एक मिनट, just hold. हम्म, ये जो डिफेमेशन है चैप्टर नंबर 21 में है ऑफ आईपीसी। 499 से लेके 500 2 सेक्शंस हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस है जहां पे बताया गया कि किन किन केसेस में डिफेमेशन एक्ट नहीं लागू होगा। डिफेमेशन की डेफिनेशन है, उसकी क्या सजाएं हैं, इसके बारे में बताया गया है। सेक्शन नंबर 499 क्या बोलता है? whoever कोई भी व्यक्ति बाय वर्ड्स, मुंह के द्वारा बोले गए शब्दों, दैट इज ईदर स्पोकन और इंटेंटेड टू बी रेड, मतलब कहीं कुछ ऐसा लिखा गया है, कुछ प्रकाशित किया गया है जिससे कि दूसरे लोग उसको पढ़ सकें, और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशंस मेक्स और पब्लिशेस एनी imputation concerning any person intending to harm or knowing or having reason to believe that such imputation will harm। मतलब उसका उद्देश्य किसी को हार्म, किसी की रेपुटेशन को हार्म करना है, किसी की रेपुटेशन को चोट पहुंचाना है, या वो डायरेक्टली उसको पहुंचाने की कोशिश करता है, इनडायरेक्टली पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वो जो है डिफेमेशन केस के अंदर आता है। कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। एक्सप्लेनेशन 1 क्या बोलता है? इट में अमाउंट टू डिफेमेशन टू इम्प्यूट एनीथिंग टू अ डिसीज पर्सन, जो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, अगर उस व्यक्ति के बारे में कुछ कहा गया है जो कि उसकी जो फैमिली है या उसके नियर रिलेटिव्स हैं, उनकी रेपुटेशन को ठेस पहुंचा सकता है, तो ये डिफेमेशन की कैटेगरी में आएगा।
It may amount to defamation to impute anything to a deceased person if the imputation would harm the reputation of that person if living. एक कंडीशन ये है, and is intended to be hurtful to the feelings of his family or near or other near relatives. अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है, उसके बारे में कुछ ऐसा कहा जाता है जो उसकी रेपुटेशन को चोट पहुंचाता, अगर वो व्यक्ति जिंदा होता तो वो डिफेमेशन की कैटेगरी में आएगा। एक एक्सप्रेशन 1 ये बोलती है, एक्सप्रेशन 2 क्या बोलती है? दिस इज अबाउट कंपनी और एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ पर्संस एज सच। कंपनी हम सब जानते हैं, एज पर द कंपनी लॉ, कंपनी इज अ पर्सन जो किसी के विरुद्ध केस कर भी सकती है और कंपनी के विरुद्ध केस हो भी सकता है। सो कंपनी इज अ पर्सन, तो इस जब पर्सन है तो इसके लिए भी डिफेमेशन एक्ट इज एप्लीकेबल। इट में अमाउंट टू डिफेमेशन टू मेक एनी इम्प्यूटेशन, अगर किसी कंपनी के से संबंधित कोई इम्प्यूटेशन ली जाती है, कुछ कहा जाता है उसके बारे में, कंपनी के बारे में, या एसोसिएशन ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन या किसी व्यक्ति के समूह के बारे में कुछ कहा जाता है जो कि उनकी, जिसका इंटेंशन ये है कि उनकी रेपुटेशन को हार्म पहुंचाया जाए, तो ये डिफेमेशन केस, डिफेमेशन के अंडर में आएगा। तीसरा जो एक्सप्लेनेशन है, इट इज अबाउट एन इम्प्यूटेशन इन द फॉर्म ऑफ एन अल्टरनेटिव और एक्सप्रेसिव आयरॉनिकली में अमाउंट टू डिफेमेशन। अगर व्यंग्यात्मक रूप में भी कहा गया है या किसी दूसरे फॉर्म में भी कहा गया है किसी व्यक्ति के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, तो वो भी डिफेमेशन के उनके अंडर में आएगा। फोर्थ एक्सप्लेनेशन इज नो इम्प्यूटेशन इज सेड टू हार्म अ पर्सन्स रेपुटेशन। कोई भी चीज, कोई भी कथन किसी व्यक्ति के रेपुटेशन को हार्म नहीं पहुंचाएगा unless that imputation directly or indirectly in the estimation of others, दूसरों को ऐसा लगता है, lowers the moral or intellectual character of that person or lowers the character of that person in respect of his caste, of his calling or others, or lowers the credit of that person or causes it to be believed that body of that person is in the loathsome state or in a state generally considered as disgraceful। किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के उद्देश्य से उसकी जाति, समुदाय और उसके धर्म के बारे में अपशब्द कहना मानहानि के अंदर आते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लड़ाई में किसी व्यक्ति उसको जाति से संबोधित कर देते हैं। जब किसी व्यक्ति को उसकी जाति से संबोधित करते हैं और उस व्यक्ति की उससे समाज में प्रतिष्ठा कम होती है, तो ऐसे केसेस जो है मानहानि के अंतर्गत आते हैं। ऐसे अगर ऐसा होता है तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा कहा गया है, तो जिस व्यक्ति ने उसको कहा है उसके विरुद्ध जो है डिफेमेशन का केस कोर्ट में जाके लगा सकता है। कुछ इलस्ट्रेशंस हैं। A says, Z is an honest man. He never stole B's watch, intending to cause it to be believed that Z did steal B's watch. This is defamation unless it falls within one of his exceptions। नीचे एक्सेप्शन 7 एक्सेप्शन दी गई, उसके बीच में अगर वो उस कैटेगरी में नहीं आता है तो ये जो है डिफेमेशन की कैटेगरी में आएगा। अगर ए क्या बोलता है कि जेड भाई बहुत ईमानदार व्यक्ति है, उसने बी की घड़ी कभी नहीं चुराई थी, लेकिन उसका जो फेस एक्सप्रेशन था, उसकी जो बात करने का जो तरीका था, वो ये था कि हाँ, जेड ने बी की घड़ी चुराई होगी। तो ऐसे केसेस में डिफेमेशन का केस बनता है। देखिए, whoever by words either spoken or intended to be read or by signs or by visible representations
मेक्स और पब्लिश एनी इम्प्यूटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन इंटेंडेड टू हार्म। तो जब ए ने बोला कि जेड एक ईमानदार व्यक्ति तो है, उसने कभी बी की घड़ी नहीं चुराई, देखिए उसके एक्सप्रेशंस थे, जो उसके इंटेंशंस थी, वो ये थी कि हाँ जेड ने जो है बी की घड़ी चुराई है या चुराई होगी, ऐसा उसकी बातों से लग रहा है, तो ये डिफेमेशन केस में आएगा। तो जेड जो है बी के विरुद्ध डिफेमेशन केस लगा सकता है। ए इज आस्क्ड हु स्टोल बीज वॉच। जब ए से पूछा गया कि भाई बी की घड़ी किसने चुराई, ए ने पॉइंट आउट किया जेड की तरफ, intended to cause it to believe that Jed stole B's watch. This is defamation until it falls within one of the exceptions. Exceptions नीचे दी गई है, उसके बारे में करके बात करते हैं। ओके, सी ए ड्रॉज अ पिक्चर। ए ने कोई पिक्चर ड्रॉ किया, इसके बारे में, जेड के बारे में, रनिंग अवे विद बीज वॉच, कि वो बी की घड़ी को जो है लेके भाग रहा है। अब इससे क्या हुआ कि लोग क्या समझेंगे, भाई जेड ने जो है बी की घड़ी चुराई है, so this is also a defamation unless it falls within one of the exceptions. तो इसको फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। Whoever by words or either spoken or intended to be read, कहे गए शब्द या ऐसी चीजें लिखी गई हैं जिससे कि लोग उसके बारे में पढ़ें, या कोई इस तरह के साइंस बनाए गए हैं, जैसे कि हमने बोला कि जेड जो है बी की घड़ी को लेके भाग रहा है, ऐसा कुछ पिक्चर बनाएगी बाय विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अगर इस तरह से अगर किसी व्यक्ति के बारे में कोई एक्ट किया गया है जिससे कि उसकी जो रेपुटेशन है वो कम होती है या कम हो सकती है, तो वो डिफेमेशन कैटेगरी में आते हैं। एक्सेप्शंस इसके नीचे दी गई हैं। ये एक्सेप्शन देखो इसमें भी लिखा हुआ है, इस सेट एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड। वो जो 7 एक्सेप्शंस नीचे दी गई, 7 नंबर ऑफ एक्सेप्शंस, अगर उस कैटेगरी में कोई केस फॉल होता है तो डिफेमेशन का केस नहीं बनेगा। फर्स्ट एक्सेप्शन इज imputation of truth which public good requires to be made or published। अगर किसी पर कोई आरोप समाज हित व लोगों की भलाई के लिए लगाया गया हो तो व्यक्ति मानहानि के मुकदमे से बच सकता है, लेकिन इसके लिए व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उसका उद्देश्य लोगों की भलाई करना था। किसी व्यक्ति और समाज को अपराधी, चोर व बेईमान लोगों से आगाह करना मानहानि नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि फलाना आदमी चोर है, फलाना आदमी डाकू, उससे दूर रहो, तो इस तरह के जो एक्ट्स हैं वो डिफेमेशन केस के अंदर नहीं आएंगे। अगर किसी व्यक्ति ने कोई पुस्तक लिखी है, कहीं कुछ नाटक चल रहा है, कहीं कुछ पिक्चर बनी है किसी सब्जेक्ट के ऊपर और उसकी क्रिटिसिज्म होती है, तो ये डिफेमेशन केस के अंदर में नहीं आएंगे। So there are few exceptions which are written into IPC. So let's see these exceptions one by one. First exception is imputation of truth which public good requires to be made or published. It is not defamation to impute anything which is true concerning any person। अगर किसी व्यक्ति के बारे में कुछ सच कहा गया है और उस सच को पब्लिक हित में निकालना बहुत जरूरी है, उसको पब्लिश करना बहुत जरूरी है, तो ये जो है एक्सेप्शन कैटेगरी में आएगा। इट विल नॉट फॉल अंडर डिफेमेशन। अब ये पब्लिक हित में है कि नहीं है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। हो सकता है इसके ऊपर डिस्कशन और किया जा सके।
Second exception is public conduct or public servant. It is not defamation to express in good faith any opinion whatever respecting the conduct of a public servant. अगर कोई public servant है, for example अपने जिले का DM है, जिले का SSP है, या कोई भी अधिकारी है, अगर उसके बारे में कुछ एक्सप्रेस किया जा सकता है, किया जा रहा है, but it should be in good faith, then this is not a defamation. It will fall under the second exception of the defamation. लेकिन अगर आपने उसकी कुछ पर्सनली कुछ बोला गया है डीएम के बारे में या एसएसपी के बारे में या किसी दूसरे पब्लिक सर्वेंट के बारे में, तो एट पर्सनल लेवल ही कैन फाइल द, देखो किसी को मुकदमा फाइल करने के लिए मना ही नहीं है। जब वो मुकदमा फाइल करेगा तब ये सब चीजें देखा जाएगा कि भैया ये सब एक्सेप्शन कैटेगरी में आ रही हैं कि नहीं आ रही। अगर एक्सेप्शन कैटेगरी में आ रही हैं तो डिफेमेशन का केस नहीं बनेगा, केस उधर ही रद्द हो जाएगा। अगर वो एक्सेप्शन कैटेगरी में नहीं आ रही हैं तो फिर हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने ऐसी कुछ चीजें कही हैं जो उसको नहीं कहनी चाहिए थी, उसके खिलाफ जजमेंट आ जाए। तो कभी भी किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बोलना है तो बहुत सोच समझ के बोलना। अगर ये कानून नहीं होता ना, तो कोई व्यक्ति किसी के बारे में कुछ ही बोल देता, गाली दे देता। अब ये जाति संबंधित तो है नहीं कि ऊंची जाति के व्यक्ति नीची जाति के व्यक्ति को कुछ भी बोल देगा, पहले बोलते थे। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कानून बनाए गए हैं। तो सेकंड एक्सेप्शन इज, it is not defamation to express in good faith any opinion whatever respecting the conduct of a public servant in the discharge of his public functions or respecting his character, उसके character के संबंध के बारे में, so far as his character appears in that conduct and no further। मतलब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई it is in the public interest if you are telling anything about public servants and it should be published, it should be known to everyone for the public good, then only it will fall under this category, otherwise you will have to pay। इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना है। थर्ड एक्सेप्शन इज कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन। अगर कोई समाज के बारे में कोई अगर कोई प्रश्न है और उससे संबंधित कोई व्यक्ति कुछ कहता है या कुछ एक्ट करता है कि उस चीज के बारे में, it is not defamation to express in good faith any opinion whatever respecting the conduct of any person touching any public question and respecting his character so far as his character appears in that conduct and no further। तो ये पूरी की पूरी कोशिश की गई है एक्ट में कि भाई किसी के बारे में पर्सनली कुछ नहीं कहना है। अगर वो पब्लिक सर्वेंट है, कुछ जनित के बारे में बात की गई है तो जनित के बारे में ही होना चाहिए। अपना कुछ पर्सनल कोई डिस्गाइज है, कुछ मेरी मैलिफाइड इंटेंशन है, उसको पूरा करने के लिए किसी के बारे में कुछ नहीं करना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा जो है इसके बारे में प्रावधान किया गया है। अगर आप पब्लिक हित की बात करेंगे तो आप छोड़ दिए जाएंगे, अगर पब्लिक हित की बात नहीं करेंगे, अपने हित की बात करेंगे तो आपको सजा हो जाएगी। इलस्ट्रेशन है इसकी, it is not a defamation in A to express in good faith any opinion whatever respecting Z's conduct in petitioning government on a public question, in signing a requisition for a meeting on a public question, in presiding or attending at such meeting, in forming or joining any society which invites any public support, in voting or canvassing for a particular candidate for any situation in efficient discharge of the duties of which public is interested। आपने देखा होगा इलेक्शन टाइम में क्या होता है, एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट के बारे में बहुत कुछ बोलता है। अगर कुछ शब्द बोले गए हैं और वो पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक को जानना चाहिए, तभी बोलो, इमोशनली होके कुछ मत बोल लो।
अगर आप इमोशनली होकर कुछ बोल देंगे और उसके वो पर्सनली चला जाएगा, इट इज नॉट फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, देन यू आर गोइंग टू सफर. So whatever you are telling about any person, it should be in the public interest. It should not be in your personal interest. Otherwise, you may be prosecuted under defamation acts of IPC. Fourth, the publication of reports of proceedings of courts. It is not defamation to publish substantially true report of the proceedings of a court of justice or of the result of any such proceedings. अगर आप गूगल किसी भी करेंगे किसी भी केस के बारे में, तो पूरा का पूरा केस का रिपोर्ट अपने पास निकल के आ जाता है. किस पार्टी ने क्या कहा, किस पार्टी ने क्या नहीं कहा, ये जजमेंट में जो डिटेल जजमेंट होती है जज साहब की, उसमें पूरा का पूरा लिखा होता है. अगर आप उस रिपोर्ट को पब्लिश कर रहे हैं, इट इज नॉट फॉलोइंग अंडर द डिफेमेशन. इट इज द फोर्थ एक्सेप्शन. अगर पब्लिश ही नहीं करेंगे तो जो हमारा कानून है इसके बारे में बात करते हैं, देयर आर थ्री सोर्सेज ऑफ लॉ, वन इज द पार्लियामेंट, सेकंड इज द प्रेसिडेंट्स, थर्ड इज द कस्टम्स. तो प्रेसिडेंट्स तो यही है. सुप्रीम कोर्ट किसी सब्जेक्ट के बारे में क्या बोल रही है, हाई कोर्ट किसी सब्जेक्ट के बारे में क्या बोल रही है, तो बेसिकली वो एक लॉ ही बन जाते हैं एक तरीके से देखा जाए तो. जब लोगों को पता कैसे चलेगा, जब तक वो पब्लिश नहीं होगी. तो पब्लिकेशन बेसिकली नाउ इट इज एसेंशियल to publish such reports what Supreme Court or what High Court they are telling about any subject. So it will fall under fourth exception if something is published about the proceedings of a court, but it should be published in true sense. Okay. इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, a justice of the peace or other officer holding an inquiry in open court preliminary to trial in a court of justice is a court within the meaning of the above section. अगर कोई ओपन कोर्ट है, वहां पे कुछ प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उसको किसी ने वीडियो रिकॉर्ड किया, अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया, उसको पब्लिश कर दिया बिना छेड़छाड़ के, तो वो डिफेमेशन कैटेगरी में नहीं आएगा. Fifth exception is merits of case decided in court or conduct of witness and other concern. It is not defamation to express in good faith any opinion It is not defamation to express in good faith any opinion, whatever respecting the merits of any case, civil nature का भी हो सकता है वो केस, क्रिमिनल नेचर का भी केस हो सकता है, which has been decided by a court of justice, जो कि डिसाइड हो चुका है, or respecting the conduct of any person as a party, witness or agent in any such case, or respecting the character of such person as far as his character appears in that conduct and no further. तो फिर वही बात है कि कोई केस है, सिविल नेचर का हो सकता है, क्रिमिनल नेचर का हो सकता है, कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसको डिसाइड कर लिया है. अगर उस केस के बारे में अगर कोई बात कर रहा है, उस केस की पार्टी के बारे में कोई अगर बात कर रहा है, गवाहों के बारे में कोई बात कर रहा है, तो वो डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा जब तक कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं हो, जब तक कि वो सच ना हो. तो फिर से वही बात है कि वो एक्सेप्शन कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा, ये कोर्ट डिसाइड करेगी, ये आप और हम बैठ कर डिसाइड नहीं कर सकते. फैक्ट्स डिसाइड करेंगे कि उस वक्त के फैक्ट्स क्या क्या थे, आपने किन कंडीशंस में बोला गया था, और जिसके बारे में बोला गया उस वक्त उसकी क्या सिचुएशन थी, दोनों को मिला के एक पिक्चर तैयार की जाएगी, एक सिनेरियो तैयार किया जाएगा, फिर उसमें से निकाला जाएगा कि वेदर दिस वाज इन पब्लिक गुड और नॉट. तो एक्सेप्शंस को ध्यान में रख के कभी भी कुछ नहीं बोल देना, क्योंकि एक्सेप्शंस आर एक्सेप्शंस. They are exceptions or not, it is to be decided by the court. It is to be decided while considering all the facts. हो सकता है हमने कुछ बोल दिया हो, गुस्से में आके बोल दिया हो, फैक्ट्स कुछ और रहे होंगे,
तो इस केस में आपको सजा भी हो सकती है। इसके इलस्ट्रेशंस क्या हैं? क्या हो गया भाई? ए ने बोला, आई थिंक जेट्स एविडेंस ऑन दैट ट्रायल इज सो कॉन्ट्राडिक्टरी दैट ही मस्ट बी स्टूपिड और डिसऑनेस्ट। A is within it, A is within this exception if he says this is if he says this in good faith, in as much as the opinion which he expresses respects Jed's character as it appears in Jed's conduct as a witness and no further. A ने क्या बोला? जेड क्या एक विटनेस है किसी केस में। ए ने उसके बारे में कुछ रिमार्क किया। उसने बोला कि भाई ये बंदा स्टूपिड है, बेईमान आदमी है। अगर ये सिर्फ उस केस से संबंधित है, अगर ए उस केस में से संबंधित बोलता है कि साहब जेड जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है, बेईमान आदमी है, इसके इसके स्टेटमेंट्स को कंसीडर ना किया जाए, ये तब तक ही एक्सेप्शन कैटेगरी में लाई करेगा जब तक कि आप उसको प्रूव ना कर दें कि हाँ ये झूठ बोल रहा है या बेईमान है या बेवकूफ है। अगर ये प्रूव हो गया कि आपने उसको पर्सनली उसकी रेपुटेशन को हार्म करने के लिए ऐसा बोला और इस जेड अपनी जगह बिल्कुल सही है, तो उस केस में आप पे डिफेमेशन, ए के ऊपर डिफेमेशन का केस बन जाएगा और जेड के ऊपर जो है, जेड को जो है उसका कंपनसेशन मिलेगा। अगर ए ये बोलता है आई डोंट बिलीव व्हाट जेड asserted एट दैट ट्रायल because I know him to be a man without veracity, he is not within this exception in as much as the opinion which express of Jed's character is an opinion not found on Jed's conduct as a witness। तो एक ही चीज कही गई है लेकिन अलग अलग तरीके से कही गई है। इलस्ट्रेशन ए में जेड ने डायरेक्टली बोला ही इज स्टूपिड और डिसऑनेस्ट, इसलिए इसकी बात को कंसीडर ना किया जाए। बी में बोला वही चीज बोली लेकिन डिफरेंट तरीके से बोली। आई डोंट बिलीव, मुझे यकीन नहीं होता कि जेड ने जो भी ट्रायल के अंदर बोला है वो सच बोला है, बिकॉज जहां तक मुझे मालूम है जेड जो है ही इज नॉट अ मैन ऑफ वेरासिटी, वो विश्वास करने लायक आदमी नहीं है। तो यहाँ पर जेड ने सेम बात कही है लेकिन डिफरेंट तरीके से कही है। उसको जेड की रेपुटेशन को पर्सनली हर्ट ना करते हुए बोली है, तो ये जो है एक्सेप्शन कैटेगरी में आ जाएगा। सिक्स्थ एक्सेप्शन क्या है? मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस। It is not defamation to express in good faith any opinion respecting the merit of any performance which its author has submitted to the judgment of the public, or respecting the character of the author so far as his character appears in such performance and no further। It is a performance may be submitted to the judgment of the public expressly or by act on the part of the author which implies such submissions to the judgment of the public। इस सिक्स एक्सेप्शन को समझने के पहले इसके इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर से सिक्स एक्सेप्शन को पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ए पर्सन हु पब्लिशेस अ बुक, एक वह व्यक्ति है उसने बुक को पब्लिश किया, सबमिट्स दैट बुक टू द जजमेंट ऑफ द पब्लिक, अब पब्लिक की जजमेंट पे छोड़ दिया। ए पर्सन हु मेक्स अ स्पीच इन पब्लिक, पब्लिक में कोई स्पीच दिया, सबमिट्स दैट स्पीच टू द जजमेंट ऑफ द पब्लिक, और पब्लिक की जजमेंट पे छोड़ दिया वो स्पीच सही है, गलत है, अच्छी है, बुरी है, ना पब्लिक हैज टू डिसाइड। एक एक्टर है या सिंगर है हु अपीयर्स ऑन अ पब्लिक स्टेज, एक स्टेज पे गया, उसने अपनी एक्टिंग करी, गाना गाया, और जो भी उसका अच्छा गाया, बुरा गाया, अच्छी एक्टिंग करी, बुरी एक्टिंग करी, पब्लिक की जजमेंट पे छोड़ दिया। जहां पर कोई एक्ट पब्लिक के जजमेंट पर छोड़ दिया जाता है तो वो एक्ट एक्सेप्शन कैटेगरी में फॉल होगा।
फॉर एग्जाम्पल, बॉलीवुड से कोई सेलिब्रिटी दिल्ली आया, उसने स्टेज परफॉर्मेंस दिया, उसके बारे में लोगों ने बुरा भला कहा, तो ये एक्सेप्शन कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि जो उसकी परफॉर्मेंस थी उस सेलिब्रिटी की दिल्ली में आके उसने पब्लिक के सामने करी थी, और वो अच्छी रही बुरी रही वो जजमेंट पब्लिक को करनी है। और पब्लिक ने उसको बुरा भला कहा तो बेसिकली इट्स नॉट अ डिफेमेशन, इट विल फॉल अंडर द एक्सेप्शन कैटेगरी। डी, ए सेज ऑफ अ पब्लिक, ए सेज ऑफ अ बुक पब्लिश बाय जेड, जेड ने बुक पब्लिश करी, भाई ये तो जेड के पीछे पड़ गया। उसने बोला कि जेड की बुक जो है इट्स फुलिश, जेड मस्ट बी अ वीक मैन, जेड्स बुक इज इनडिसेंट, जेड मस्ट बी अ मैन ऑफ impure माइंड, ए इज विद इन दिस एक्सेप्शन। क्यों भाई? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जेड ने जो पब्लिश करी है इट हैज गॉन इनटू द पब्लिक, और पब्लिक का ओपिनियन जो है इस बुक के बारे में, जेड के बारे में क्या निकल के आती है, वो जेड ने खुद ही उनको एक अपॉर्चुनिटी दी है पब्लिक को कि भाई जेड की बुक फुलिश है, जेड एक कमजोर व्यक्ति है, जेड इज इंडिसेंट है, जेड मस्ट बी मैन ऑफ इम्प्योर माइंड, तो ये इस एक्सेप्शन कैटेगरी में आ जाएगा। इफ इट सेज इन गुड फेथ, वही वही वाली बात है कि भैया गुड फेथ में बोलना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में बोलना चाहिए, अदरवाइज हो सकता है जेड जो है डिफेमेशन का केस कर दे। ई, but if A says, I'm not surprised that Jad's book is a foolish and indecent because he is weak man and and libertine. He is not within this exception as in as much as opinion which he expresses of Jad's character is an opinion not founded on Jad's book. अब उसने क्या बोला? उसने बुक के बारे में ओपिनियन नहीं दिया, उसने जेड के बारे में पर्सनल कमेंट किया। यहाँ पे जेड की बुक फुलिश है, मस्ट बी अ वीक मैन, ये नहीं बोला कि जेड इज अ वीक मैन, यहाँ पे इज और मस्ट बी, हो सकता है, दोनों में डिफरेंस है। तो ये कैटेगरी में अगर जेड डायरेक्टली बोलता है आई एम नॉट सरप्राइज्ड दैट जेड्स बुक इज फुलिश एंड इनडिसेंट बिकॉज ही इज अ वीक मैन, दिस विल फॉल अंडर डिफेमेशन, इट विल नॉट फॉल अंडर एक्सेप्शन कैटेगरी। सो टोटली डिपेंड्स अपॉन कि इंटेंशन क्या है आदमी की, क्योंकि आईपीसी क्या है, आईपीसी इज ऑल अबाउट द इंटेंशन, मैंसेरिया, गिल्टी माइंड एंड इंटेंशन, दो चीज है आपके पास तो क्राइम, तो आप आईपीसी में फॉल करेंगे। अगर नहीं है तो हो सकता है एक्सेप्शन में, आईपीसी की जो एक्सेप्शंस है सेक्शन 176 से लेके 106 आप उससे फॉल कर जाएंगे, नहीं तो राइट। सेवंथ एक्सेप्शन इज censure passed in good faith by person having lawful authority over another. It is not defamation in a person having over another any authority either conferred by law or arising out of lawful contract made within that or made with that other person to pass in good faith any censure on the conduct of of that others in matters to which such lawful authority relates. This, okay, जो सेवंथ एक्सेप्शन है दिस इज अबाउट पर्सन्स, कुछ व्यक्तियों के बारे में है जिसमें एक व्यक्ति के पास एक अथॉरिटी है दूसरे व्यक्ति को कुछ बोलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में कोई व्यक्ति काम कर रहा है या कोई पब्लिक सर्वेंट ही है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर ही है, तो उसको एक अथॉरिटी दी गई है बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन, क्योंकि वो सीनियर है, ये व्यक्ति जूनियर है, तो इस व्यक्ति के काम के बारे में जो सीनियर व्यक्ति बैठा हुआ उसको कुछ बोल सकता है कि भाई तूने ठीक से काम नहीं किया।
अगर तुमने ठीक से काम नहीं किया, आई विल फायर यू। अगर आपने ठीक से काम नहीं किया, आपको आई विल गिव यू सम अदर वर्क। तो अगर इस तरीके से अगर किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है, बोला जाता है, तो डिफेमेशन कैटेगरी में नहीं आएगा और ये एक्सेप्शन कैटेगरी में फॉल होगा। अगर इसको एक्सेप्शन कैटेगरी में नहीं रखेंगे तो क्या होगा, सारे सारे जितने भी जूनियर्स हैं, ये सीनियर्स की बात मानने छोड़ देंगे। हो सकता है वो अपनी मनमर्जी करने लगे, हर बात पे जो है डिफेमेशन केस डालने लगे अपने सीनियर्स के ऊपर। तो दैट्स व्हाई दिस हैज बीन पुट इनटू द एक्सेप्शन कैटेगरी। इट इज नॉट अ डिफेमेशन in a person having over another any authority, either conferred by law or arising out of a lawful contract made with that person, to pass in good faith any censure. Censure means क्या होता है कि आप किसी की निंदा करना, to tell something which may lowers the reputation of a person on the conduct of that other in matters to which such lawful authority relates. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ऑफिस में बॉस ने अपने सबॉर्डिनेट को कुछ कहा, लेकिन उसके पर्सनल मैटर के बारे में था, नथिंग विद, इट हैज नथिंग टू डू विद द ऑफिशियल ड्यूटीज। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन कैटेगरी में फॉल नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी के बारे में कुछ बोल रहा है और किसके बारे में बोला, सब्जेक्ट मैटर इज द ऑफिशियल फंक्शंस, नॉट द पर्सनल फंक्शंस, तो उस केस में ये सेवंथ एक्सेप्शन कैटेगरी में आएगा। एट्थ एक्सेप्शन इज, let me remind you one thing. Starting, I told you that there are seven exceptions, but there are not seven exceptions. There are nine exceptions. Not nine. There are 10 exceptions. I'm sorry for that. Uh, to tell you something which is not correct. So we have to read. We have to study 10 exceptions, rather seven exceptions. What I told in beginning. Eighth exception is acquisition preferred in good faith to authorized person. It is not defamation to prefer in good faith an accusation against any person to any of those who have lawful authority over that person with respect to the subject matter of accusation. If A in good faith accuses Z before a magistrate, if A in good faith complains of the Z, conduct of Z, a servant, to Z's master, if A in good faith complains of the Z conduct of Z's child to Z's father, is within the exception. बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी के बारे में कुछ एक्विजिशंस लगा रहे हैं, लेकिन वो एक्विजिशंस के अच्छे, दे आर इन गुड फेथ। फॉर एग्जांपल, ए ने बी को बोला, भाई आपका बेटा जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है, बाहर जाके उधर स्मोकिंग कर रहा था। तो सच काइंड ऑफ एक्विजिशंस दे आर मेड इन गुड फेथ, दैट्स व्हाई दे विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी। नाइन्थ एक्सेप्शन इज imputations made in good faith by a person for protection of his or others interest। अगर imputations good faith में लगाए जा रहे हैं, but they are for the protection of the interest of the person, then this will not fall under the ninth exception. It is not defamation to make an imputation on the character of another, provided that the imputation be made in good faith for the protection of the interest of the person making it or any other person or for the public good। एक दुकानदार है, ए इज अ शॉपकीपर। उसने ए ने बी को क्या बोला, सेल नथिंग टू जेड। जेड को कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बेचना है, जब तक कि जेड आपको पूरा पैसा ना दे दे। बिकॉज आई हैव नो ओपिनियन ऑफ हिज ऑनेस्टी, क्योंकि मुझे उसकी ऑनेस्टी के बारे में शक है। तो ए इज विद इन द एक्सेप्शन। ए की दुकान है, ही इज अ शॉपकीपर, बी वर्क्स फॉर ए, और ए ने जो है बी को इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई जेड को माल तब तक नहीं देना जब तक कि जेड पूरा का पूरा पैसा उसको ना दे दे। क्यों? क्योंकि मुझे जेड की ऑनेस्टी पर शक है।
तो इस तरह के मैटर जो है बेसिकली 9th एक्सेप्शन में आ जाएंगे, बिकॉज बी ने जो बोला इट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ए. If he has made this imputation on Z in good faith for the protection of his own interest, ठीक, तो ए ने ऐसा बोल के कोई जेड के खिलाफ मानहानि नहीं करी है, बिकॉज इसने जो भी बोला है, उसने जो भी बोला है, उसने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बोला है. आई थिंक मेरा कैमरा कुछ हो गया है गड़बड़, कुछ ठीक हो गया. ओके फाइन, टेक्नोलॉजी है, क्या कर सकते हैं. So 10th exception is caution intended for good of a person to whom conveyed or for public good. It is not defamation to convey a caution. किसी को कोई चेतावनी देना defamation नहीं है. We should be in the good faith to other person against the another person, provided that such caution be intended for the good of the person to whom it is conveyed, or some person in whom that person is interested, or for the public good. किसी व्यक्ति को कॉशन को चेतावनी देना, उसको कॉशियस करना, दिस इज नॉट अ डिफेमेशन, बिकॉज आप उसको अगर चेतावनी दे रहे हो, इफ यू आर गिविंग अ वार्निंग, देन दिस वार्निंग इज फॉर हिज गुड, नॉट फॉर माय गुड. इट इज नॉट डैमेजिंग हिज रेपुटेशन. Even if it is damaging his reputation, but it is protecting his interest, then this will lie in this 10th exception. 10 exceptions है defamation के. तो आगे के sections हैं section 500, 501, 502. section 500 क्या बोलता है? अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मानहानि करता है तो उसको धारा 500 के अंतर्गत 2 साल तक की कैद या आर्थिक जुर्माना या फिर दोनों सजा हो सकती है. Whoever defames another shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 2 years, or with fine, or with both. Section 501, printing or engraving matter known to be defamatory. जानबूझकर किसी की मानहानि करने पर उसको 500 के तहत, सेक्शन 500 के तहत 2 साल तक की कैद या आर्थिक जुर्माना या फिर दोनों सजा हो सकती है. Whoever prints or engraves any matter, अगर कोई व्यक्ति कुछ मैटर को प्रिंट करता है या फिर एनग्रेविंग करता है, knowing or having good reason to believe that such matter is defamatory of any person, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 2 years, or with fine, or with both. तो यहाँ पे जो भी एक्टिविटी की गई है जानबूझकर की गई है, क्योंकि प्रिंट किया है उसने, खुदवाया गुड़वाया गया, एनग्रेविंग की गई है उस मैटर को, तो उसको भी सजा 2 साल तक की हो सकती है या जुर्माना हो सकता है, दोनों चीज हो सकती है. Section 502 is about sale of printed or engraved substance containing defamatory matter. अब किसी व्यक्ति ने कुछ प्रिंट कर दिया है या उसको कुछ गड़ा हुआ है, कुछ एंग्रेविंग मैटर है, उसको सेल कर रहा है. अब कई बार क्या होता है, यहाँ पे कई बार राजनेताओं के बारे में बहुत कुछ लिखा जाता है अखबारों के बारे में, क्या वो डिफेमेशन के केस में आते हैं? they fall under the exception category because they should be made public for the welfare of the public, for the benefit of the public. तो ऐसे मैटर्स को जो है बेसिकली दे विल फॉल अंडर द एक्सेप्शन कैटेगरी. दैट्स व्हाई अखबारों के ऊपर जो है, जो प्रिंट मीडिया है, उसके ऊपर केस नहीं बनता है. सेक्शन 502 क्या बोलता है? अपने आर्थिक उद्देश्य के लिए किसी की मानहानि करने पर धारा 502 के अंतर्गत 2 साल तक की कैद या आर्थिक जुर्माना या फिर दोनों सजा हो सकती है. Whoever sells or offers for sale
यहाँ पे क्या है, अपना आर्थिक उद्देश्य है उसका। ही इज गेटिंग मनी, ही इज गेटिंग मनी बाय सेलिंग द प्रोडक्ट। और वो सेल क्या कर रहा है, डिफेमेटरी मैटर को सेल कर रहा है किसी के बारे में, उसे पता भी नहीं वो क्या कर रहा है, फिर भी उसको जो है डिफेमेशन केस के अंदर आ जाएगा। तो मानहानि के लिए 3 मुख्य आवश्यक बातें जो हैं वो ये हैं कि मानहानि से संबंधित सामग्री जो भी मैटर है किसी प्रकार कहीं से पब्लिश होना चाहिए। डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स का किसी तीसरे व्यक्ति या अधिक लोगों द्वारा सुना जाना चाहिए, जैसे कि व्यक्तिगत रूप से बोली गई बातें मानहानि के दायरे में नहीं आ सकती। अगर आप और हम कुछ बात कर रहे हैं और मैंने आपको कुछ गाली दी है, किसी तीसरे व्यक्ति ने उसको नहीं सुना है, तो वो डिफेमेटरी केस के अंतर्गत नहीं आएगा। मानहानि करने वाली जो बात है किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का अन्य व्यक्ति को बदनाम करने का इरादा नहीं है, परंतु उसकी स्टेटमेंट से किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा हो, तो वह भी मानहानि के दायरे में आता है। तीसरा जो कंटेंट है वो ये है कि किसी व्यक्ति द्वारा दी गई स्टेटमेंट से मानहानि होनी चाहिए, अर्थात किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान होना चाहिए। किसी भी स्टेटमेंट को मानहानि नहीं कहा जा सकता। ध्यान दें कि मृत व्यक्ति की भी मानहानि हो सकती है। मृत व्यक्ति के नातेदार मानहानि मुकदमा दायर कर सकते हैं। तो सो दिस इज ऑल अबाउट डिफेमेशन। इसके पीछे इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद तो यही था कि जब भी हम बोलें, सोच समझ कर बोलें, कोई ऐसी स्टेटमेंट ना रिलीज करें जिससे कि किसी को की जो प्रतिष्ठा है, जो उसका रेपुटेशन है वो कम हो जाए, लोग उसकी बेइज्जती ना हो जाए लोगों के बारे में, लोगों के दूसरे लोगों के सामने। तो ऐसे केस में आपको मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है कि आपसे एक अच्छा मोटा खासा कंपनसेशन ही मांगा जाए, क्योंकि मानहानि की जो किसी की इज्जत की कोई कीमत नहीं होती। लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रुपए, 10 करोड़ों में रुपयों की अगुवाई करी है मानहानि का मुकदमा करके। थैंक यू वेरी मच।